नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमर्स एजुकेटर्स पर स्वागत है। तो दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान बताया था, जिसमें मैंने आपको राजस्थान की सामान्य जो बेसिक जानकारी होती है वो मैंने दी थी, जो कि आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करो उससे पहले आपको पता ही होनी चाहिए। जिसमें कि मैंने राजस्थान के नामकरण के बारे में बताया तथा राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में बताया और जो राजस्थान के जो प्राचीन स्थानों के नाम थे उनके बारे में बताया। तो इस तरह मैंने कल के लेक्चर में आपको जानकारी दी थी। तो दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास शुरू कराने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको राजस्थान का संपूर्ण हिस्ट्री कराऊंगा। और मैं इतिहास की शुरुआत में सबसे पहले मैं अपने जो राजवंश आते हैं उनसे ही शुरू करा रहा हूँ। तो हम देखते हैं आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि जो अपने जितने भी राजवंश हैं उनकी उत्पत्ति को लेकर जो वो है, मतलब उनकी उत्पत्ति कैसे हुई या वो कौन से वंश से रिलेटेड है, कौन से वंश से आते हैं, इस तरह इन चीज़ों को हम देखेंगे। क्योंकि उनको कोई जैसे उनके वंश को सूर्यवंशी बोलता है, कोई चंद्रवंशी बोलता है तथा कोई अग्निवंशी, कोई उनको विदेशी मानता है जो अपने राजवंश है तथा इस और अग्निवंशी। इस तरह मैं आपको सब एक एक करके उनके बारे में बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा राजपूतों की उत्पत्ति। इसके बारे में हम जानेंगे। राजपूतों में जनरल जो अपने चार वंश हैं वो आते हैं। राजपूतों में चार वंश आते हैं, उनमें जो कि जैसे गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, परमार तथा चौहान, ये इसमें चारों वंश आते हैं। इनके बारे में आपको इनकी उत्पत्ति से रिलेटेड जो भी अपने वो हैं उनको मैं बताऊंगा जो भी है। तो देखो, आज का जो टॉपिक है वो क्या है मित्रों? राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति आज का जो टॉपिक है वो है राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक दोस्तों, तो हम राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, सब मतलब पहले जो प्राचीन काल में ये मानो कि जो अपने केंद्रीय सत्ता थी, मतलब जो दूसरी तीसरी शताब्दी के लगभग जो हमारी जो केंद्रीय सत्ता थी वो कौन के अधीन थी? गुप्तों के अधीन थी। तीसरी चौथी जो पांचवी अपनी जब पांचवी तक जो भी है गुप्त वंश के जो राजा थे उनके अधीन थी। अब गुप्त वंश के राजा धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होने लगी तो उनके अधीन जो उनके सामंत थे या उनके अधीन जो जातियां आती थी वो खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे। जैसे उन जातियों में अपने राजस्थान में योद्धे, मालव तथा शिवी, इन जो जनपदों के अधीन जो जातियां थी वो खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगी। कब करने लगी? जब जो अपनी केंद्रीय सत्ता थी वहां पर गुप्त राजाओं की शक्ति कम होने लगी। अब गुप्त राजाओं की शक्ति तो कम हो गई, वहां पे कोई जो उनकी मेन जो उनका वो राजा है गुप्तों का वो कोई बचा नहीं। अब ये जो मैंने बताया शिवी जनपद, मालव जनपद तथा योद्धे जनपद, इनके जो जातियां थी वो आपस में एक दूसरे का मतलब राज्य बढ़ाने के चक्कर में हर किसी को अपना राज्य इंक्रीज करना था, अपनी जो उनकी सीमा थी वो इंक्रीज करनी थी, बट एक दूसरे से वो आपस में लड़ते रहे और अपनी उन्होंने खुद की शक्ति को खत्म कर लिया। ये जो जनपद थे राजस्थान के जो मैंने तीन बताए, इनके जो जनपद में रहने वाली जातियां, यहाँ के जो लोग थे वो एक दूसरे से लड़कर ये उनकी शक्तियां खत्म हो गई। अब धीरे धीरे भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के भी आक्रमण होने लगे, जिसमें हूण आते हैं। आगे चल के हूणों का एक शासक भी हुआ जिसका नाम तोरमल था। उसने राजस्थान पर काफी आक्रमण किया। इसी तोरमल का जो पुत्र था मीरकुल, उसने राजस्थान पर आक्रमण करके राजस्थान को बहुत बेकार स्थिति पर ला दिया, बहुत ही आक्रमण किए जिनका सामना राजस्थान को आगे करने पड़ा। इसने जो मीरकुल है इसने अपना जो साम्राज्य मालवा तक स्थापित कर लिया, मालवा तक अपना साम्राज्य बढ़ा दिया। सौभाग्यवश मालवा के राजा यशोवर्मन, उसकी जो शक्ति थी उसकी प्रशंसा काफी होती थी, वह शक्तिशाली शासक था। उसने अपने
उसने अपनी सेना की सहायता से इसको हरा दिया। किसको? मेरकुल को। 532 ईस्वी में इसको हरा देता है और तथा हुणों के आक्रमण को शांत कर देता है। धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा। पर अब यशोवर्मन की मृत्यु हो गई। अब जब उनका जो यशोवर्मन जो राजा था मैन, जब उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद हुणों के दोबारा आक्रमण शुरू हो गए। अब दोबारा आक्रमण शुरू हो गया और जो जातियां थी वो भी अपने आप को स्वतंत्र करने लगी धीरे धीरे। ऐसे ही ये चलता रहा। उसके बाद अपने जो केंद्रीय सत्ता थी वह अपने पुष्यभूति वंश के अंतर्गत आई। एक तरफ तो है राज्य, एक तरफ है केंद्र। जो केंद्रीय सत्ता है, जो ऑल ओवर है, मतलब जो उत्तरी भारत की जो सत्ता है वो है पुष्यभूति वंश के शासकों के अधीन। और राजस्थान में अलग अलग अभी राज्य करते आ रहे हैं, जो छोटे मोटे शासक है वो करते आ रहे हैं। पुष्यभूति वंश का जो मेन शासक था, मुख्य शासक था, वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने हुणों के आक्रमणों को रोका, परंतु वह राजस्थान की यथास्थिति को नहीं बदल सका। यथास्थिति मतलब जो राजस्थान में जैसे वहाँ असंतोष की स्थिति थी, अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, जो एक जातियां अपने राज्य को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से युद्ध कर रही थी, उनमें उसने कोई बदलाव नहीं किया। धीरे धीरे चलता रहा इस तरह। हर्षवर्धन की भी मृत्यु हो गई और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यह सिलसिला धीरे धीरे चलता ही रहा, एक दूसरे को स्वतंत्र होने की होड़ होती गई। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ राजपूतों की उत्पत्ति। अब जो राजपूत, वो मैंने बताया हुणों के आक्रमण बताए। हुणों के आक्रमण को यशोवर्मन ने हुणों को हराया था। तो हुणों को हराने के बाद उनके जो सैनिक थे, सैनिक जो कुछ संख्या में यहीं पर रह गए, उनकी संख्या लाखों में थी, वो यहीं पर रह गई। यहीं पर रहने के बाद वो धीरे धीरे हमारे समाज में घुलने लगे। समाज में घुलने के बाद वो एक दूसरे, अब समाज में आदमी रहता है तो एक दूसरे जातियों में घुल मिल गए और उनकी तरह ही उनके जो रीति रिवाज सब हो गए और धीरे धीरे वो यहीं पे अपने भारत में बस गए। भारत में बसने के बाद उन्होंने हमारे रीति रिवाजों, धर्मों सभी को अपना लिया। धर्मों को अपनाने के बाद धीरे धीरे जो वो आए थे, सैनिक रह गए थे, उनके जो मुखिया थे या उनके जो नेता थे, उनको राजपुत्र कहा जाने लगा। धीरे धीरे राजपुत्र कहा जाने लगा और राजपुत्र का ही समानार्थक शब्द राजपूत हो गया, क्योंकि वो भी क्षत्रिय थे, वहां से लड़के आए थे। तो धीरे धीरे ये हो गया। मित्रों आगे मैं एक बार आपको यहाँ तक का बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में लिखते हैं। गुप्त शासकों की कमजोर शक्ति ने गौड़ शासकों को युद्ध का अवसर प्रदान किया। अवसर प्रदान किया। हुणों के शासक तोरमल ने राजस्थान पर आक्रमण किया। इसके पुत्र मिहिरकुल, क्या नाम है दोस्तों इसके पुत्र का? नाम मिहिरकुल। मिहिरकुल ने
अपना साम्राज्य मालवा तक स्थापित किया। मालवा के शासक यशोवर्मन ने 532 ईस्वी में मिहिरकुल को परास्त किया। तथा इसने मालवा के शासक यशोवर्मन ने 532 ईस्वी में मिहिरकुल को परास्त किया। इस तरह यशोवर्मन की मृत्यु तक हुनों के आक्रमण रोक दिया। इसमें से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको तो यही इम्पोर्टेंट रखना है कि जो हुनों का जो राजा था मिहिरकुल ने अपना साम्राज्य मालवा तक बढ़ाया और मालवा के जो शासक था यशोवर्मन ने 532 में मिहिरकुल को परास्त किया। आप एक बार ये नोट कर लो। ये तो हो गया इनके बारे में। अब इनके बाद मैंने बताया हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का जो शासक हुआ हर्षवर्धन, उसने भी हुणों के आक्रमण को शांत किया, परंतु वह राजस्थान की यथा स्थिति को बदल नहीं सका। आगे अब हम देखेंगे कि इनके बारे में जो अपने जो इतिहासकार हैं उनका क्या क्या मत है। इतिहासकारों के मत को जानेंगे। जो ये टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति, इसमें से जर्नली क्वेश्चन आते हैं, वो ये आते हैं कि किस इतिहासकार ने इनको क्या माना है। जैसे अब इसका एक सिंपल सा फंडा है, अगर कोई भी विदेशी इतिहासकार है तो वो राजपूतों को, जो अपने राजपूत क्षत्रिय जातियां हैं उनको वो विदेशियों से उत्पन्न जातियां बताएंगे, और जो भारतीय इतिहासकार वो उनको भारतीय बताएंगे। तो ये याद रखना आपको। अब इतिहासकारों में जैसे कर्नल जेम्स टॉड हुए, उनकी पुस्तक के संपादक हैं क्रुक, तो वो दोनों विदेशी हैं, तो वो इनको क्या बताएंगे, विदेशी। उनके अनुसार ये जो राजपूत जो वंश है अपने, ये क्या हुए, ये हुए अपने विदेशी। और जो भारतीय इतिहासकार है वो इनको क्या बताएंगे, अपने भारत के बताएंगे। कोई इनको सूर्यवंशी बताएगा, कोई चंद्रवंशी बताएगा, तथा कोई इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से बताएगा। जो इनमें से जर्नली जो चलता है वो अग्निकुंड का सिद्धांत चलता है, जो एक तरीके से जो माना तो नहीं जाता, परंतु वो जो मैक्सिमम जो इनमें से चलता है वो अग्निकुंड का ही सिद्धांत है, जिसके बारे में हम सुना जाता है, क्योंकि वह 13वीं से 18वीं शताब्दी तक भाटों के द्वारा वही प्रचलित किया गया जो अग्निकुंड का सिद्धांत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत।
अग्निकुंड। अग्निकुंड सिद्धांत में क्या है दोस्तों, जब राजस्थान पर या भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण होने लगे, तो यहाँ के जो ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ किया। आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया, उसमें से 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई, जिनमें गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक तथा चौहान थे। किससे उत्पन्न हुई? अग्निकुंड से। अग्निकुंड में उन्होंने क्यों उत्पन्न करने की आवश्यकता क्या पड़ी? ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे उसमें वो हाड़ मांस आदि डाल दिया करते थे और उनके यज्ञ को भंग किया करते थे। इस तरह ऋषि मुनियों ने अपने धर्म को बचाए रखने के लिए इन राजपूत जातियों को उत्पन्न किया, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तविकता में अग्नि से जातियां उत्पन्न होने की रही नहीं। ये एक भाटों के द्वारा प्रचलित की गई कथा है, जो कि हमको 13वीं से 18वीं शताब्दी तक खूब सुनने को मिली। बट अपने को यह याद रखना, अग्निकुंड का सिद्धांत है जो ये इसका वर्णन कहाँ मिलता है अग्निकुंड के सिद्धांत का? तो पृथ्वीराज जो है चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई है जो, उसमें इसका वर्णन मिलता है। अब देखो एक बार, तो इसका जो सिद्धांत है ये चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में वर्णन मिलता है। ये चंद्रवरदाई, ये पृथ्वीराज तृतीय है। अजमेर के चौहान वंश का जो अंतिम शासक हुआ पृथ्वीराज तृतीय, उसका दरबारी कवि था। इसने पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ लिखा था। उसमें जो अग्निकुंड का सिद्धांत है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसके अनुसार आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई। इसके अनुसार आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया और उससे 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई। उन जातियों में गुर्जर, प्रतिहार तथा परमार, चालुक्य एवं चौहान थे। अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? चंद्रवरदाई के द्वारा दिया गया है। इसका जो वर्णन पृथ्वीराज रासो में मिलता है। इसके अनुसार आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई। पहली गुर्जर प्रतिहार, दूसरी परमार, फिर चालुक, फिर चौहान।
नोट करिए एक बार। चंद्रवरदाई के साथ साथ ये इनको नैन्सी, जो मोडोर नैन्सी, मोडोर नैन्सी तथा सूर्यमल मिश्रण इस सिद्धांत को इस सिद्धांत को अपना मत देते हैं, इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। नोट कर लो, मोडोर नैन्सी तथा सूर्यमल मिश्रण इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। किसको? चंद्रवरदाई द्वारा दिया गया जो। ठीक है, अब आगे देखिए, जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, वो इस बात का खंडन करते हैं, वो इस बात को नहीं मानते उन क्योंकि अग्नि से कोई भी जातियां उत्पन्न नहीं हो सकती, वो इस बात का खंडन करते हैं। तो वो अपने इस बात का खंडन करने के बाद इन जातियों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताते हैं। इनमें से 3 जातियां सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थी। किसके अनुसार? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। ठीक, लिखो एक बार, रब कर देता हूं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इस सिद्धांत का खंडन करते हुए, इस सिद्धांत का खंडन करते हुए इन क्षत्रिय जातियों को सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी बताते हैं। चंद्रवंशी बताते हैं। इनके अनुसार इनमें से 3 जातियां सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी थी।
गुर्जर प्रतिहार सूर्यवंशी थे इनके अनुसार। गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल के राजकवि राजशेखर द्वारा इसको रघुकुल तिलक की उपाधि दी गई। रघुकुल तिलक की उपाधि प्रदान की गई। ठीक दोस्तों, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस सिद्धांत का खंडन किया तथा इन क्षत्रिय जातियों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते हैं। इनके अनुसार इनमें से 3 सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल के राजकवि राजशेखर ने इनको रघुकुल तिलक की उपाधि दी। एक बार नोट करिए। परमारों के लिए ब्रह्म क्षत्रकुलीन शब्द का प्रयोग किया जाता था। परमारों के लिए ब्रह्म क्षत्रकुलीन शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये दोस्तों नोट करिए आगे। चौहान सूर्यवंशी थे। हम्मीर महाकाव्य तथा पृथ्वीराज विजय के अनुसार ये हुआ। राठौड़ सूर्यवंशी तथा यादव चंद्रावती जो कि आबू सिरोही का पार्ट है। आबू सिरोही का पुराना नाम है चंद्रावती के चौहान चंद्रवंशी थे।
ये ये अपने जो भारतीय इतिहासकार है इनको अलग अलग मानते हैं, जो भी है इनको उत्पत्ति को लेकर। कोई इनको सूर्यवंश से मानता है, कोई चंद्रवंश से मानता है, जो अलग अलग इतिहासकार जो इनको अलग अलग मानते हैं। कुछ इनको जैसे राजपूतों को जो अपने राजपूतों को गुर्जर गुर्जर प्रतिहार भी मानते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश भी मानते हैं इनको। इस तरह इनको अलग अलग लिया जाता है। ठीक है, भंडारकर जो अपने इतिहासकार भंडारकर इतिहासकार हुए वो इनको गुर्जर मानते हैं, क्योंकि राजौड़गढ़ लेक है उसमें राजपूतों को जो भी राजपूतों की चारों जातियां इनको प्रतिहार माना गया है, और प्रतिहार के लिए जो राजौड़गढ़ का जो वो है उसमें गुर्जर शब्द लिया गया है। तो ये है, पर आपको इन सब को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्स चीजें याद करनी है। जैसे कि सबसे पहले राजपूतों की उत्पत्ति का जो अग्निकुंड का सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? चंद्रवरदाई के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तथा उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमको? तो पृथ्वीराज रासों में मिलती है। एक तो याद रखना है। दूसरा, जो जितने कोई भी अगर विदेशी इतिहासकार है तो वो इनको क्या मानेगा? विदेश मानेगा, मतलब शक या सिथियन मानेगा। आपको ये जानकारी याद रखनी है। ठीक, अब एक बार उनकी देख लो। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, तथा उनकी पुस्तक के संपादक, इनकी जो पुस्तक थी एनाल्स द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसके संपादक विलियम क्रोक इन क्षत्रिय जातियों को विदेशी बताते हैं। कर्नल जेम्स टॉड इनके रीति रिवाजों के आधार इन जातियों के रीति रिवाजों के आधार पर इनको सिथियन मानते हैं। वो जो सिथियनों की जो रीति रिवाज थी वो इन जातियों से मेल खाती है, तो इस तरह ये जो कर्नल जेम्स टॉड है ये बोलते हैं सिथियन है। और अब जो भारतीय इतिहासकार वो इस बात का खंडन करेंगे कि वो बोलेंगे नहीं ये विदेशी नहीं है, तो वो अपने अपने अलग प्रमाण देंगे। वो बताते हैं कि जो हमारे यहाँ यज्ञ आदि की जो प्रक्रिया है वो पुराणों से वेदों से ही चलती आ रही है। सूर्य की पूजा आदि, क्योंकि जो सिथियन और ये है शक, ये सूर्य की पूजा करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, ऐसे इनमें काफी समानताएं मिलती है उनको। उनके कारण जो ये विदेशी इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टॉड तथा ये जो उनकी पुस्तक के संपादक क्रुक, वो उनको क्या मानते हैं? विदेशी। रीति रिवाजों के आधार पर इनको सिथियन मानते हैं। 1170 ईस्वी के बिजौलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना जाता है।
जो 1170 ईस्वी का बिजौलिया शिलालेख है उसके अनुसार चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना जाता है, क्योंकि जो चौहान अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान वो खुद को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ इनके बारे में, एक बार आप नोट कर लो जो भी रह गया। तो ये इनके आज की क्लास में ये इनके बारे में जानकारी थी। आपको इसमें से ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। इसके अब तक के 3-4 ही क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें कि आपको यही पूछेगा, एक तो अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, चंद्रवरदाई के द्वारा दिया गया है, तथा वो किस पुस्तक में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है, तो पृथ्वीराज व्यास में मिलता है। उसके अनुसार उसके बाद जो मैंने एक आपको बताया कि जितने विदेशी इतिहासकार है वो इनको विदेशी मानेंगे, जो भारतीय इतिहासकार है उनको सूर्यवंशी चंद्रवंश मानेंगे। अब जो अग्निकुंड का सिद्धांत था वो किसने दिया, चंद्रवरदाई ने। उसको अपना मत किस किसने दिया, एक सूरमल मिश्रण आदि और मोड़ो से उन्होंने इसको अपना मत दिया कि हाँ ये बात से हम सहमत हैं। इस तरह आपको इनके बारे में रखने। और मैंने बता दिया कि अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई, जिसमें एक गुर्जर प्रतिहार, दूसरी चालुक, फिर परमार तथा चौहान। इस तरह आज की क्लास में जो भी था मैंने आपको बता दिया है, और इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हमें इनके बारे में एक बार और रिवाइज करवा दूंगा, तथा जो भी कल से जो क्लास होगी वो मैं एक बार कंटिन्यू कर लूँगा, या तो जो मेवाड़ के चौहानों की मेवाड़ के जो गोयल हैं उनकी होगी, या अजमेर के चौहान। आपको जो भी ठीक लगा आप मेरे को एक बार बता दीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग या तो अजमेर के चौहान स्टार्ट कर दूंगा या मेवाड़ के गोयल स्टार्ट कर दूंगा, आप बता देना। थैंक यू।